मैट्रिक्स में आगे चलते हैं और अब है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। मान लिया हमें 3 वेरिएबल दे रखा है एक्स वाई जेड, तो a1 b1 c1 इज इक्वल टू d1, a2 d2 बराबर d3। ठीक है, मान लिया ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बोल दिया। ठीक है, तो मेथड 1 है मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने का। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हमने कैपिटल A बोल दिया, मतलब a1 a2 a3 b1 c1 b2 c2 b3 c3। लेट a बराबर इतना एंड x बराबर x y z। तो बेसिकली हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, स्केलर्स के टर्म्स में बात करें तो हमें x y z की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो हमें कैपिटल X मैट्रिक्स चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स पता लग जाए तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वही तो अननोन, उन्हीं के लिए तो हम सॉल्व करें, तो उन अननोन की वैल्यू निकल आएगी अपने आप, अगर मेरे को X पता है तो। और जो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है ये मान लिया कितना हो गया, d1 d2 d3। ये ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैट्रिक्स मेथड का मतलब मैट्रिक्स में हमने क्यों इसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो इक्वेशन है वो बड़े ही कन्वीनियंट फॉर्म में आराम से लिखा जा सकता है। मतलब ये वाली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 1 2 3, इसको जॉइंटली ऐसे लिख सकते हैं ax बराबर b। ये ठीक है, इसको मान लिया फोर्थ इक्वेशन। तो ये भी यही इक्वेशन लिखा है, क्योंकि a जो है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इंटू x हो जाएगा x y z इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा d1 d2 d3। ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ये 3/1 की मैट्रिक्स हो गई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 की मैट्रिक्स आएगी, वो 3/1 की मैट्रिक्स इस 3/1 की मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 पहला टर्म बन जाएगा। वो जब इसके बराबर करेंगे तो d1 के बराबर होगा, दैट विल गिव यू फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे फिर सेकंड टर्म इसके बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म इसके बराबर हो जाएगा। तो यही तीनों इक्वेशंस अपने आप जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स मेथड का मतलब क्या है कि अगर मेरे को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो इफेक्टिवली ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो है, जो फोर्थ हमने इक्वेशन बोला है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। या फिर हम बोलेंगे 3 मैट्रिक्स है a x और b, इनमें से हमें मैट्रिक्स x निकालना है। ये ठीक है, a हमें पता है, b हमें पता है, x निकालना है। तो पहले तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उसमें फर्स्ट आएगा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन, कुछ भी नहीं। अगर d1 d2 d3 तीनों एक साथ 0 हो जाए, मतलब केवल x y z बचे तीनों में, तो ऐसी सेट ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, d1 d2 d3 तीनों 0 हो गए। मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो B जो है वो नल मैट्रिक्स हो गया। बी नल मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो सारे 0 0 0 हो जाने चाहिए। मतलब वही बात घूम फिर के वही आ गई कि D1 D2 D3 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉन होमोजीनियस मतलब अगर ऐसा ना हो तो मतलब D1 D2 D3 में से कम एक नॉन जीरो हो जाए तो फिर वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is called homogeneous equation if d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0 और हम बोल सकते हैं कैपिटल B बराबर नल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर कैपिटल B नल मैट्रिक्स हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, एंड it will be called non-homogeneous equation if at least one of d1 comma d2 comma d3 is non-zero। if at least one of d1 d2 d3 जीरो ना हो तो ये ठीक है। और फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विल हैव बी इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स कब होता है, जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। तो सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, उसका मतलब क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब हम दूसरा टर्म दिखाएंगे, डिफाइन करते हैं। सेकंड टर्म ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज। सोल्यूशन का मतलब क्या है, अननोन क्या है, किसके लिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, एक्स वाई जेड के लिए। तो इस इक्वेशन को लिखने का पर्पज़ क्या है कि यहाँ से हम एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो आ जाए सॉल्व करने पे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। ये ठीक है, एल्स नॉन ट्रिवियल। ये ठीक है, या फिर हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ एक्स और वाई और जेड इज नॉन जीरो। ये ठीक है, इस टर्म की मतलब इस टर्म का यूज़ कहाँ पे आएगा, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लिया d1 d2 d3 जीरो हो जाए, ठीक है, ये मान लिया 0 0 0 हो जाए, तो ये एक इक्वेशन, तीन इक्वेशंस आ जाएंगे एक्स वाई जेड में। तो अगर राइट हैंड साइड जीरो हो जाए तीनों इक्वेशंस की, तो फिर ऑब्वियसली विदाउट सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये तीनों जीरो हो जाए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 रखने पर सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। तो मतलब ये तो तुच्छ बात है, ये तो ट्रिवियल सी बात है कि x बराबर वाई बराबर जेड बराबर जीरो सोल्यूशन होगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे चलो 0 0 0 तो सोल्यूशन हो गया, और कोई सोल्यूशन आया क्या, तो वो जो और कोई सोल्यूशन है 0 0 0, बिकॉज 0 0 0 जो है वो तो बहुत ऑब्वियस हो गया। ये ठीक है, ऑब्वियस है इसलिए हमने ट्रिवियल बोल दिया कि इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर d1 d2 d3 जीरो है तो। ठीक है, फिर हम वी विल सर्च के कुछ और भी सोल्यूशन है या नहीं है, तो बाकी के जो सोल्यूशन है उनको नॉन ट्रिवियल बोलेंगे अगर वो मिले तो। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। थर्ड, इफ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन
system of equations are called consistent, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ये ठीक है, एल्स नॉन कंसिस्टेंट, मतलब नॉन कंसिस्टेंट नहीं, सॉरी, इनकंसिस्टेंट। जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर उसका कम से कम एक सोल्यूशन आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये तो कंसिस्टेंट है, मतलब जो इक्वेशन लिखा है वो कंसिस्टेंट है, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो रहा है, कम से कम एक आंसर आ रहा है तो ठीक है। अगर एक भी आंसर नहीं आया, नो सोल्यूशन आया, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देन इट विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन। समथिंग लाइक, अगर मैं लिख दूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और दूसरे इक्वेशन में लिख दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये कभी आंसर आएगा ही नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 भी हो जाए एंड साइमल्टेनियसली 2 भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब ये है। अब अल्टीमेटली हमें ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। अब वही वी विल राइट। ठीक है, तो मैट्रिक्स सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, किसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो पहले तो बी इज इक्वल टू, अगर नल मैट्रिक्स हो गया मतलब होमोजीनियस इक्वेशन अगर हो गया, ठीक है, और इधर क्या होगा, नॉन होमोजीनियस, मतलब बी मैट्रिक्स इज नॉट नल मैट्रिक्स। तो पहले दो केसेस तो ये हो गए कि राइट हैंड साइड नल मैट्रिक्स है या नहीं। अब राइट हैंड साइड के नल मैट्रिक्स होने से क्या हो जाएगा, कैपिटल, मतलब मैट्रिक्स की भाषा में बोले अगर ये नल मैट्रिक्स है तो ए चाहे कुछ भी हो, ये ठीक है, कैपिटल एक्स बराबर नल मैट्रिक्स, एक इसका आंसर हमेशा ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम इक्वेशन की बात करें, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, ये ठीक है, फिर ऐसे a2 a3 प्लस b2y प्लस b3y प्लस c2z प्लस c3z बराबर 0 बराबर 0। अगर b 0 हो गया तो ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो x बराबर y बराबर z बराबर 0, तो इसका आंसर होगा ही होगा, और उसके अलावा और भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वही चेक करेंगे कि बाकी आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर ये b नल मैट्रिक्स हो गया तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो पक्की बात है कि आ ही गया, ये ठीक है। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है, x बराबर y बराबर z बराबर 0 आंसर तो आ ही गया। उसके बाद हम इसको ऐसे देखेंगे कि और सोल्यूशन आया या नहीं आया। अगर देखो मॉड a 0 नहीं है या फिर मॉड a 0 है, ठीक है। अगर मॉड a 0 नहीं है तो तुम इसको ऐसे देखो, राइट हैंड साइड तो नल मैट्रिक्स है। अगर मॉड a 0 नहीं है उसका मतलब क्या है, a तो वैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये वाली मैट्रिक्स। अगर इसका मॉड 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, पक्की बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर a इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। तो अगर हमने a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड पे तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स लिखा होगा, उसमें अगर हमने a इन्वर्स मल्टीप्लाई किया तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, a इन्वर्स इंटू a खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये a खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा। तो x बराबर नल मैट्रिक्स आ गया। तो x बराबर नल मैट्रिक्स अगर आ गया तो उसका मतलब क्या है कि उसके अलावा तो और कोई स्कोप बचा ही नहीं, x तो खुद ही सॉल्व होकर 0 आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि केवल x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ही आंसर होगा।
या हम इसको ऐसे बोलेंगे केवल ट्रिवियल सोल्यूशन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। तो अगर मॉड ए 0 नहीं है तो ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब x बराबर y बराबर z बराबर 0। ठीक है, और मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो कैपिटल X बराबर नल मैट्रिक्स, केवल ये सोल्यूशन है। क्या ये यूनिक सोल्यूशन है? तो आंसर इज हाँ, कि एक ही आंसर तो है, x बराबर y बराबर z बराबर 0, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मॉड ए 0 है, अगर मॉड ए 0 है तो फिर क्या है, ए इनवर्स वाली चीज़ नहीं लगा सकते। फिर क्या होगा कि ट्रिवियल सोल्यूशन तो अभी भी आएगा ऑफ कोर्स। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो अभी हमने बोला कि ए कुछ भी हो, x कैपिटल X बराबर नल मैट्रिक्स तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, वो तो उसका आंसर है ही, मतलब x y z बराबर 0 तो आंसर है ही। बट इस वाले केस में क्या है, उसके अलावा और भी आंसर आ जाएंगे। ये ठीक है, इस वाले केस में यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये ठीक है, दैट इज ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल, दोनों तरह के आंसर आ जाएंगे। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अब जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो तो वही है, x बराबर y बराबर z बराबर 0, और जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो क्या होगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल तीसरे इक्वेशन को छोड़ दिया, एक इक्वेशन तो हमने छोड़ दिया और z की जगह हमने रख दिया लैम्डा। ठीक है, अब x और y को सॉल्व कर लिया, x और y को लैम्डा के टर्म से सॉल्व कर लिया, तो x बराबर समथिंग लैम्डा आ जाएगा, y बराबर समथिंग लैम्डा आ जाएगा, एंड z को तो हमने लैम्डा बोल ही रखा है, तो एक आंसर आ जाएगा लैम्डा के टर्म से, x बराबर इतना लैम्डा, y बराबर इतना लैम्डा, z बराबर इतना लैम्डा। उसमें लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते रहो तो यू विल कीप गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। ये ठीक है, तो सारे इनफाइनाइट आंसर्स कवर हो जाएंगे वहाँ से। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर हमें समझ में आए तो। जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के लिए बोला था कि 2 वेरिएबल्स को आई कैन ट्रीट एज 2 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की एनालॉजी से हमने समझाने की कोशिश किया था कि कब सोल्यूशन आ रहा है, कब लाइंस पैरेलल है तो नो सोल्यूशन हो गया, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो गया, इस तरह की बात की थी। वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये प्लेन के इक्वेशन हो गए। ये ठीक है, ये 3 डायमेंशन हो गया, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। 3 डायमेंशन में ये प्लेन के इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब प्लेन के इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड पे 0 0 0 आ जाए, उसका मतलब क्या है कि तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तीनों प्लेन अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो एक आंसर तो आ ही गया ओरिजिन। इसमें भी वही हो गया, सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि तीनों प्लेन का जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3 जो प्लेन दे रखे, मैंने एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, और अब तीसरे प्लेन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। अगर मान लिया जैसे एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन में, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस केस में तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ओरिजिन इस लाइन पे, ये लाइन इज शेयर्ड बाय P1 एंड P2। ये मान लिया प्लेन P1 है, ये मान लिया P2 है, तो P1 और P2 के दोनों के ऊपर ओरिजिन लाई कर रहा है। इन दोनों के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ओरिजिन यहीं पे कहीं एक पॉइंट होगा इस लाइन पे। मान लिया ये पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है। अब थर्ड प्लेन क्या करेगा, थर्ड प्लेन को भी ओरिजिन से पास करना है, इसी पॉइंट से पास करना है। वो एक तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे चला गया। ठीक है, दोबारा सुन लिया, ये प्लेन P1 है, ये P2 है, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब जो भी P1 और P2 में कॉमन है वो इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, मान लिया ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये प्लेन P2 था, ये P1 था, अब P1 P2 को हटा दिया, ये हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। इसी के ऊपर कहीं ओरिजिन होगा, क्योंकि पहली 2 इक्वेशंस इज सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन। मान लिया वो ओरिजिन ये है। अब तीसरा प्लेन क्या कर सकता है, तीसरा प्लेन ऐसे कर सकता है, ऐसे पास कर जाए।
मतलब इस ऑरिजिन से ऐसे पास कर जाए, तो ऐसे पास करेगा तो तीसरे प्लेन और इस लाइन के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन आया, ये ठीक है। वो पॉइंट क्या है, 0 0 0, तो वो वाला तो ये हो गया। केवल ट्रिवियल सोल्यूशन आया, एक ही आंसर आया, तीनों प्लेन के बीच में जो कॉमन है वो एक ही पॉइंट है, ठीक है। एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है कि जैसे ये पॉइंट है, ये ठीक है, ये ऑरिजिन है, तीसरा प्लेन ऐसे ही पास कर जाए, कोएक्सियल प्लेन हो जाए, वो भी इसी एक्सिस को कंटेन कर जाए, मतलब ये लाइन हो गया, इसमें पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन ऐसे हो जाए, ठीक है। एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, तो फिर क्या होगा, इनके अंदर इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो तीनों प्लेन पे लाई कर रहा है, उस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो दैट वुड बी कवर्ड ओवर हियर कि अगर मॉड ए 0 होगा, ठीक है, तो तुम इसको वापस ऐसे थोड़ा सा रिलेट देखो, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वेक्टर पढ़ोगे उसके बाद यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट वी आर सेइंग। हम तो उसको फिजिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें विजुअलाइज हो जाए कि चल क्या रहा है। अगर ये लाइन कॉमन है तीनों प्लेन के बीच में, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, ठीक है, तो एक ये तो उसी तरह की बात होगी जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होता है ना, L1 प्लस लैम्डा L2, ये ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन को, उसी तरीके से P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन को हम P1 प्लस लैम्डा P2 करके मान सकते हैं, ये ठीक है। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान मत दो। तो उस वाले केस में क्या होगा कि अगर तीनों के बीच में एक लाइन कॉमन है, ठीक है, तो दिस प्लस लैम्डा दिस, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो उस वाले केस में क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि उसकी एक रो मतलब ये वाले जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो बाकी दो रो का कॉम्बिनेशन आ जाएगा कोई, इसलिए 0 होगा, ठीक है। अब उल्टा बोला, ये 0 होने का मतलब क्या होगा कि तीनों प्लेन जो हैं वो कोएक्सियल प्लेन्स हैं, तीनों एक ही लाइन से पास कर रहा है, फिर उस लाइन के ऊपर जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ठीक है। ये तो हमने समझाने की कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ये कंडीशंस ऐसे याद रख लिया, ठीक है। कि अगर मतलब तुम ऐसे सोचो कि अगर मॉड ए 0 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x बचा, राइट हैंड साइड पे नल मैट्रिक्स हो गया, तो x बराबर नल मैट्रिक्स विल बी द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि वही आया और कुछ आया नहीं, तो केवल ये आएगा। अगर मॉड ए 0 है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर ये नल मैट्रिक्स है तो दिस बराबर नल मैट्रिक्स, तो फिर भी आंसर होगा, बट उसके अलावा फिर इनफाइनाइट आंसर्स और आ जाएंगे, ये बताएंगे। ये तो हो गया पहली बात। अब दूसरा हो गया नॉन होमोजीनियस, ये ठीक है। b बराबर 0 में बेसिकली स्पेशलिटी क्या है कि मेरे को 0 0 0 आंसर तो ऐसे ही दिख जाएगा, चाहे a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ भी हो। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ 0 रखने पे तो ये सेटिस्फाई होगा ही होगा, मतलब इसमें इनकंसिस्टेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 0 0 एक आंसर तो मिल ही गया ना मेरे को, जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन डेफिनेटली कंसिस्टेंट ही होगा इस वाले केस में, ये ठीक है। अगर क्या है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो मतलब ये d1 d2 d3 ऐसे करके हो गया। तो इसमें भी पहले हमने वही किया कि अगर मॉड ए 0 नहीं है, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसका मतलब क्या कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ए एक्स बराबर बी को अगर हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर आ जाएगा a इन्वर्स b, ये ठीक है। x बराबर, ये तो एक डेफिनेट मैट्रिक्स होगा, तो उसका मतलब कि अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, x का एक यूनिक आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स का एक यूनिक आंसर आ जाएगा, तो वही एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस वाले केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ये ठीक है। एंड सोल्यूशन जो होगा वो मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बोले तो कैपिटल X विल बी A इनवर्स इनटू B, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस। तो देखो अगर मॉड ए 0 नहीं है तो राइट हैंड साइड 0 हो या ना हो, दोनों बार ही यूनिक सोल्यूशन आए, ये ठीक है। ये भी यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, ये भी यूनिक सोल्यूशन है। अब आगे
दूसरे पे अगर मॉड ए 0 हो जाए, ठीक है। देखो अगर मॉड ए 0 हो जाए तो ए एक्स बराबर बी लिखा है, इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एक्स बराबर, ये जो कंडीशन हम लिख रहे हैं कि एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, ये केवल किताबी बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा करेंगे नहीं। अगर माने हमें इक्वेशन दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो ये एडजॉइंट वर्जॉइंट की जरूरत है ही नहीं, उससे तो बहुत पहले ही आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने में तो बहुत ताकत खर्च होगी, बहुत सारे कैलकुलेशन होगा, आंसर उससे पहले ही आ जाएगा। ये तो केवल मैथमेटिकल बातें हैं ये, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन में उसने अगर मान लिया पूछ लिया तो क्या, वो वाली बातें। तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये तो हमने एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी में बताया था कि एडजॉइंट ए इंटू ए मॉड ए आई एन होता है, ठीक है। और इस वाले केस में हमने बोला कि मॉड ए 0 है, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ये ठीक है। नल मैट्रिक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, तो ये पूरा पार्ट नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन है, मॉड ए 0 है, हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, जो मैंने बोला कि प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, केवल थियोरेटिकल बातें। अब देखो अगर ये एडजॉइंट ए बेसिकली एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ना आए, फिर तो हम पक्की बात बोल सकते हैं कि ये गड़बड़ है, एक तरफ नल मैट्रिक्स आ रहा है, दूसरी तरफ नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ना आए, तब तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये गलत है, मतलब जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा, ठीक है। तब तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या इनकंसिस्टेंट, सेट ऑफ इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है, ये उसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, ये ठीक है। या फिर हम बोलें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है ये, कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा। अब ये ठीक है, इसमें सैड बात क्या है कि तब कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ तो देखो ऐसा करने में तो क्या हो गया कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, गलत चीज़ आ गई, एक तरफ नल मैट्रिक्स आ गया, दूसरी तरफ नल मैट्रिक्स नहीं आया, तब तो हम पक्का बोल सकते कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा, नो सॉल्यूशन हो गया। बट मान लिया हमने एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ से नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं निकलता कि ये कंसिस्टेंट है। क्यों नहीं निकलता, तुम इसको नंबर की एनालॉजी से समझो कि मान लिया ऐसे लिखा है 3 बराबर 5, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगले स्टेप पे 0 बराबर 0 आ गया। उसका ये मतलब थोड़ा निकला कि जो पहले लिखा था वो सही लिखा था। तो यहाँ पे भी हमने कुछ वैसे ही किया है, एडजॉइंट ए एक एक्स्ट्रा चीज़ से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब दोनों तरफ 0 0 आ गया। तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि जो पहले लिखा था वो सही लिखा था, यानी कि वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मान लिया समथिंग बराबर समथिंग लिखा है और हमने फॉर एग्जांपल 5 से मल्टीप्लाई किया, एक तरफ 0 आ गया, एक तरफ 6 आ गया, मान लिया, तो ये पक्की बात है कि जो पहले लिखा था वो गलत लिखा था। तो अगर मान लिया एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो नल मैट्रिक्स हो गया, ये नल मैट्रिक्स हुआ नहीं, तो ये तो पक्की बात है गड़बड़ है, इनकंसिस्टेंट है। बट अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते, फिर कुछ भी हो सकता है, ये ठीक है। इक्वेशन में हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आ सकते हैं और नो सोल्यूशन भी आ सकता है, मतलब अभी भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और नो सोल्यूशन तो चेक, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी मैंने बोला कि एडजॉइंट ए इंटू बी, ये वाला जो मेथड है, मतलब ये वाला जो केसेस बनाए हमने, ये केवल मैथमेटिकल और किताबी बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये तो मैं समझ में आ भी क्या होगा कि ये गड़बड़ क्यों है, क्योंकि अगर हमने ऐसे करके कर भी लिया
और आगे जाके एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया, तो पहली बात तो हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करने में बहुत मेहनत की होगी। यदि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब हर एलिमेंट को हमने कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया तो उसमें खूब कैलकुलेशन होगा, उसका ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो फिर एक मल्टीप्लिकेशन आया दो मैट्रिसेस का। अब वो मल्टीप्लाई करके मान लिया नल मैट्रिक्स आ गया, तो अब कुछ कंक्लूजन ही निकल पा रहा है इसके आगे। बोला इतनी मेहनत करने के बाद भी एक ब्रांच में आंसर ही नहीं आ पा रहा कि क्या होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये सब किताबी बातें, अगर हमसे पूछा है कि एडजॉइंट ए इंटू बी इतना है तो फिर क्या होगा, तो वो सब बता दिया हमने डायरेक्टली, ठीक है। अदरवाइज हमने क्या किया, उसको चेक किया। चेक कैसे करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन सॉल्व करके देखा, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। सोल्यूशन अगर आ गया, मतलब सॉल्व करते समय हमें पता लग जाएगा सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, मतलब अगर हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ सकते हैं। इन सारे 5 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 3 4 5। इसमें कितना सॉल्यूशन आया, 1। इसमें कितना सॉल्यूशन आया, इन्फिनिट। इसमें 1, इसमें 0, इसमें 0 या इन्फिनिटी। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर 3 इक्वेशंस दे रखा है, या तो 0 आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 1 आएगा, या फिर सीधा इन्फिनिट आएगा, और कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। मतलब 2 सॉल्यूशन नहीं आ सकते, एग्जैक्टली 2 नहीं आ सकते, एग्जैक्टली 3 नहीं आ सकते। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, या फिर सीधा इन्फिनिट सॉल्यूशन। यही 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लिया जो भी ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये ठीक है, यहाँ पे हम कोफिशिएंट लिखते हैं 3 लैम्डा + 1 4 2 ऐसे करके इक्वेशन बना लें। फिर हम बोले कि लैम्डा की वैल्यू बताओ सच दैट दिस इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो मैं पेन भी उठाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं। तो सीधा सीधा आंसर हो गया, नो सच अल्फा एग्जिस्ट, नो सच लैम्डा एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, या तो 0 या 1 या इन्फिनिट। तुम इसमें देख के देख लो, ये केवल एक सॉल्यूशन था, इन्फिनिट सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है, इसमें 0 या इन्फिनिटी, और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं है, 3 सॉल्यूशन का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इस चार्ट को याद कर लिया, ठीक है। Question: find number of solutions of following set of equations। ठीक है, फर्स्ट हो गया x + y + z = 0, सेकेंड 2x - y + z = 0, ये ठीक है। एंड थर्ड हो गया x + 2y + 3z = 0, ये ठीक है। ये जो इक्वेशन का सेट है ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसका एक आंसर 0 0 0 तो आएगा ही, ये ठीक है। 0 0 0 तो दिख ही रहा है कि इसका एक आंसर है। तो बस अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, मेरे को ये देखना है कि इन्फिनिट आएगा या एक ही आएगा बस। तो उसके लिए सीधा सीधा मॉड ए कैलकुलेट किया, तो मॉड ए विल बी 1 1 1 2 - 1 1 1 2 3 कैलकुलेट किया। मतलब इस 1 से इन दोनों को 0 बना लिया, तो 1 2 1 इसमें से ये घटा दिया, तो 0 - 3 1 इसमें से ये घटा दिया। अब इसमें से ये घटा दिया
तो 0 -1 2, इसके रिस्पेक्ट में ओपन किया तो दिस इंटू दिस -6 + 1 -5, मतलब 0 नहीं आया। 0 अगर नहीं आया तो उसका मतलब क्या है कि ये तो हमारी सबसे पहली ब्रांच में ही आ गया जो हमने ब्रांचेस बनाया था। मतलब ये तो इस तरह की चीज़ होगी कि AX बराबर नल मैट्रिक्स लिखा है और मॉड A 0 नहीं है तो A इनवर्स से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो X = नल मैट्रिक्स आएगा। उसका मतलब क्या है कि इसका केवल ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा और कोई दूसरा सोल्यूशन आएगा नहीं। सो दिस इम्प्लाइज ओनली, ये ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये ठीक है, विच फर्दर इम्प्लाई कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 1, एक ही सोल्यूशन आएगा। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, x + 2y + 3z = 0, x - y - z = 0 और थर्ड इक्वेशन ले सकते हैं 3x + 3y + 5z = 0। ठीक है, फिर वही होमोजेनियस इक्वेशन है तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा, मतलब 0 0 0 तो एक आंसर है ही ऑलरेडी। अब बाकी आंसर ढूंढे। अब बाकी आंसर के लिए हमने क्या किया, मॉड वैल्यू कैलकुलेट किया, 1 2 3 1 -1 1 3 3 5। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया। हाँ, तो मतलब फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही रह गया, इसमें इसको जोड़ दिया, थर्ड में भी इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 3 0 6, इसमें इसको जोड़ा तो 4 0 8। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। ये ठीक है, ये तो नेगेटिव का, तो पहले ये 6 × 4 24, 8 × 3 24, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 होने का मतलब क्या है कि इस बार तो कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सही है। सही। अच्छा, अगर मेरे से पूछा जाए कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख के दिखाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस क्वेश्चन तो वैसे यही सॉल्व हो गया क्योंकि उसने तो केवल यही पूछा था कितने सॉल्यूशंस आएंगे, उसने सॉल्यूशन के बारे में तो पूछा ही नहीं, बट फिर भी एक्स्ट्रा बता दें। अगर हमें ये बताना हो कि सोल्यूशन क्या होगा, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर हमें बताने हैं तो एक एक सोल्यूशन थोड़ा बता सकते हैं, 1 1 1 ये भी एक आंसर है, 1 2 5 ये भी एक आंसर है, ऐसे थोड़ा बता सकते हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे ऐसे, तो वो तो किसी पैरामीटर के टर्म्स में हम आंसर लिखेंगे। पैरामीटर की वैल्यू मतलब पैरामीटर मतलब लैम्डा के टर्म्स में या म्यू के टर्म्स में, कुछ भी टी के टर्म्स में हमने आंसर लिखा, फिर उस टी की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, अलग अलग आंसर आते जाएंगे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखने का ये तरीका है। तो वो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले तो हमने देखा कि ये तो बेसिकली 3 प्लेन रिप्रेजेंट करता है। पहले तो हमने देखा कोई भी 2 प्लेन पैरेलल तो नहीं है। कैसे देखेंगे, जैसे लाइन में देखते हैं, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए। यहाँ पे बस ABC 3 चीज़ हो गया, X Y Z, वो रेशो देखेंगे। देखो ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं सकते, यहाँ पे रेशो 1 है, यहाँ पे -2 है, यही ख़त्म हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं सकते, ये 1/3 है, ये -3 है, ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं सकते। ये ठीक है, यहाँ पे 3 का रेशो है, यहाँ 2/3 का रेशो, उसका कोई भी 2 पैरेलल नहीं, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन को छोड़ दो। मान लिया ये वाली इक्वेशन हमने रख लिया, x + 2y + z को 1 मिनट के लिए लैम्डा बोल दिया,
और ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस लैम्डा बराबर 0। ऐसे ही घटा दें, घटाने से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 4 लैम्डा। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 लैम्डा हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो इधर हो जाएगा 3x, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो लैम्डा, तो बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर माइनस λ/3। तो x y z का सोल्यूशन कितना हो गया, माइनस λ/3 माइनस 4/3 लैम्डा कॉमा लैम्डा। ये आंसर आ गया। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, कुछ भी लैम्डा की वैल्यू रखो, जो भी एक आंसर आएगा। जैसे मान लिया हमने लैम्डा की वैल्यू रखी 6, तो ये आ गया -2, ये ठीक है, -8 6, वो रख के देखो, ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखने का ये तरीका हो गया। अच्छा, इसमें तो हमने क्या चेक किया कि कोई दो पैरेलल तो नहीं है। बेसिकली पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल होने का मतलब सीधा सा मतलब क्या है, कोइंसिडेंट है, क्योंकि तीनों ही जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब एक पॉइंट से पास करने वाले दो पैरेलल प्लेन तो कोइंसिडेंट ही हो सकता है, एक ही प्लेन हो सकता है वो। तो अगर मान लिया ये दोनों पैरेलल होता तो हम क्या करते, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ते, बाकी दोनों को सॉल्व करते। ठीक है, चलो थर्ड। अगर मान लिया हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0, ये ठीक है, एंड 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 0। अब ये बहुत लेम सा क्वेश्चन हो गया, ऐसे दिख रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ये तीनों बेसिकली एक ही प्लेन है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं। वही होमोजेनियस इक्वेशन है, डेल्टा ए चेक किया, डेल्टा ए में क्या होगा बेसिकली, मतलब डेल्टा ए मतलब सॉरी मॉड ए में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आ जाएगा, तो मॉड की वैल्यू वैसे 0 होगी। मॉड की वैल्यू 0 हो गई, उसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसमें अगर हमसे बोला जाए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे, इस बार क्या होगा कि ये तीनों ही पैरेलल हैं और ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो तीनों ही कोइंसिडेंट हो गए, एक ही प्लेन है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, अगर एक ही प्लेन है मतलब एक ही इक्वेशन है बस, तो इसी इक्वेशन से एक्स वाई जेड को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी एक्स को मान लिया लैम्डा बोल दिया, वाई को म्यू बोल दिया, तो जेड कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस म्यू। तो इसमें बेसिकली दो पैरामीटर हैं, उनकी वैल्यू हम रख के आंसर निकाल सकते हैं। इसमें एक ही पैरामीटर था, इसमें एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे ही हमने x फिक्स कर दिया, y और z अपने आप फिक्स हो गया। इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हमने x को फिक्स किया, मान लिया x का कोई वैल्यू रखा 5 यहाँ पे, तो भी हम y को इंडिपेंडेंटली वेरी करा सकते हैं। y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं वापस, x और y की वैल्यू कुछ भी रख दें तो z की वैल्यू उसके बाद फिक्स होगी। x और y का अगर हमने रख दिया, फिर z फिक्स हो गया अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो x और y को रख दें, मतलब किसी भी दो को रख दें, y और z को रखें तो फिर x फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट, x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 5, x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 6। मान लिया ये है, ये ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं। मान लिया ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें लैम्डा अगर आ गया
तो आंसर भी हमारा लैम्डा के टर्म्स में आएगा कि अगर लैम्डा इतना है तो फिर ये हो रहा है, अगर लैम्डा इतना है तो इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं सॉल्यूशन। उसके लिए पहले तो हमने वही मॉड ए कैलकुलेट किया, तो मॉड ए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 1 -1 3 एंड ये हो गया लैम्डा +2 लैम्डा +2 5 विच इज़ इक्वल्स टू, इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, तो मतलब 1 1 लैम्डा +2 ऐसे रहने दिया। इसको 0 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा, मतलब कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम 2 में से घटाया, तब ये 0 बनाए। 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया -3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो माइनस लैम्डा +2, ये तो x लिखा है, तो x में से 2x घटाएंगे तो -x बचेगा। इसको इसमें से 0 बनाने के लिए सीधा सीधा घटा दिया, दिस माइनस दिस, तो 0 3 - 1 तो 5 माइनस इतना हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये गया, दिस इंटू दिस विल बी 3 इंटू लैम्डा -3, दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा +2, तो 3 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा -9 + 4 तो -5। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स लैम्डा -1। अब जो आंसर होगा वो बेसिकली लैम्डा डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाए, अगर हम लैम्डा 1 ले लें, तब तो मॉड ए 0 होगा, वरना मॉड ए 0 ही नहीं होगा। ठीक है, तो केस 1, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 1 देन मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, रिमेंबर हमने इक्वेशन क्या लिखा था, ax बराबर b। अगर a का मॉड 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो दोनों तरफ a इन्वर्स से हमने पहले प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का एक यूनिक आंसर आ जाएगा a इन्वर्स इंटू b करके। ठीक है, तो यूनिक आंसर आ गया, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 1। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। C2, if lambda is equals to 1 then mod a is equals to 0। ठीक है, अब mod a is equals to 0 पे इसी में हमने वो किया था कि एडजॉइंट a इंटू बी कैलकुलेट किया मैथमेटिकली, अभी तो नहीं करेंगे वो, बट mod a is equals to 0 के बाद जो कहानी थी उसमें 2 तरह की चीज़ थी, या तो नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, आगे डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, या तो आंसर 0 आएगा नो सोल्यूशन, या फिर आएगा सीधा इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो वो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने इक्वेशन लिखा। ठीक है, x + 2y + z बराबर 5, x - y + 3z बराबर 6, और लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो वो कितना हो जाएगा, 3x + 3y + 5z बराबर 3। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ये 3 इक्वेशंस हैं, ये ठीक है, 3 इक्वेशंस मतलब 3 प्लेन है, अगर मॉड ए 0 है तो क्या हो रहा होगा, इनमें से या तो 2 पैरेलल होगा। ठीक है, 2 पैरेलल होगा तो उससे क्या होगा कि एक रो दूसरे का मल्टीपल बन जाएगा, इसलिए भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ सकता है। ठीक है, या तो ऐसे हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा कि अगर कोई भी पैरेलल नहीं है तो फिर क्या हो रहा होगा कि 2 का कॉम्बिनेशन तीसरे वाला इक्वेशन होगा, मतलब ऐसे होगा कि लैम्डा 1 टाइम्स दिस प्लस लैम्डा 2 टाइम्स दिस इसके बराबर, जिसे हम फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं, उस तरह की कोई चीज़ हो रही होगी, या तो पैरेलल होगा या फिर P1 + लैम्डा P2 से P3 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो अब हम वही चेक करेंगे क्या केस है।
देखो ये दोनों पैरेलल है नहीं, रेशो 1 रेशो -2 यही रेशो अलग अलग हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं। ये दोनों पैरेलल है नहीं, यहाँ तो 1/3 या -1/3, ये दोनों पैरेलल है नहीं, 1/3 2/3। सही है, पक्की बात है कोई भी दो पैरेलल नहीं है। अगर कोई भी दो पैरेलल नहीं है तो श्योर बात है कि जो P3 होगा, P3 मतलब थर्ड प्लेन या इक्वेशन 3 बोल दें, ठीक है, अगर प्लेन नहीं बोलना चाहते हो, इक्वेशन 3 विल बी लैम्डा टाइम्स, अच्छा इस लैम्डा से मिले ना इसलिए हमने म्यू टाइम्स E1 होगा प्लस सम फाई टाइम्स E2। पक्की बात है तभी ये डिटर्मिनेंट 0 आया होगा, वरना 0 आ ही नहीं सकता। या तो दो पैरेलल हो जाए, वो हुआ नहीं, या फिर दो का कॉम्बिनेशन तीसरे वाला हो जाए। अब मेरे को ये निकालना है कि म्यू और सिग्मा, म्यू और फाई की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। मतलब इसको मैंने म्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू, यहाँ से x का कोफिशिएंट प्लस फाई बराबर कितना हो गया 3, फिर यहाँ से y का कोफिशिएंट, क्योंकि इन दोनों से ये बन रहा है ना, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बराबर ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, एक इक्वेशन आ गया। y के कोफिशिएंट से 2 म्यू माइनस 5, 2 म्यू माइनस 5 बराबर इसका 3। तीसरा लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ से म्यू और फाई की वैल्यू आएगी वो पक्का इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे ये अपने आप बन जाएगा, मतलब जेड वाला अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये 0 होगा ही नहीं, ये 0 तो इसीलिए आया ना क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आया होगा। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कॉम्बिनेशन क्या है, ये नंबर्स क्या क्या हैं, ये निकालने की कोशिश करें। क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 3 म्यू एडिशन पे बराबर कितना हो जाएगा 6, तो म्यू बराबर हो गया 2, उसको यहाँ रखें तो 5 बराबर कितना हो गया 1, तो म्यू 2 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, ऐसे ही देख सकते हो 2 1, तो 3 2 5, ये अपने आप मैच कर गया, करेगा ही करेगा। मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड में से किसी भी दो को उठा के वैल्यू निकाल लो, तीसरे वाला अपने आप कॉन्सिस्टेंट हो गई होगा, ठीक है। अब देखो फाइनाइट सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा वो डिपेंड करेगा इन नंबरों पे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया। अब मेरे को देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड भी बनेगा क्या, क्योंकि इन पूरी इक्वेशन से याद है क्या, मॉड ए में इसका तो कोई रोल ही नहीं था अभी तक, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, पहली इक्वेशन को 2 से करें ना तो 5 दूनी 10, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, और ये रह गया 3, तो ये तो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम प्लेन के बारे में बात करें और अगर समझ में आए, अगर ये देखो कंसिस्टेंट होता तब तो ऐसे होता, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, और तीसरा प्लेन इसी की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होता, प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3, मतलब एक प्लेन ऐसे होता दूसरा ऐसे, इन दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसी से तीसरा प्लेन पास कर रहा होता। अभी क्या हो रहा है कि प्लेन 1 और प्लेन 2 मतलब ऐसे दो प्लेन हो गए ये, ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंट आ जाता 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस से अगर ये आ जाता तो क्या होता कि दो प्लेन ये है, पहला प्लेन दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन भी इसी से पास कर रहा होता है ऐसे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इसमें, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तीसरा प्लेन हमने जैसे इससे पास कराया उसको थोड़ा सा खिसका दिया, शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा ऐसे प्लेन आ गए, एक प्लेन दो प्लेन और तीसरा यहाँ पे, तो ये जो 3 प्लेन आए ये, ठीक है। एक प्लेन ये हो गया पूरा, दूसरा प्लेन ये हो गया और तीसरा प्लेन यहाँ पे आ गया नीचे, तो इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। इस वैल्यू के लिए फॉर दिस राइट हैंड साइड इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट हैंड साइड कंसिस्टेंट नहीं आया, दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन। हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसमें क्या है, अगर इसमें क्या है, अगर जैसे हमने पहले चेक किया था कोई दो पैरेलल तो नहीं है, अगर मान लिया दो पैरेलल निकल आते कि इनका रेशो इसका रेशो इसका रेशो बराबर हो जाता, फिर हम राइट पे देखते, अगर इसका रेशो भी बराबर होता तो फिर क्या होता, दो प्लेन कोइंसिडेंट हो जाते। ठीक है, दो प्लेन तो कोइंसिडेंट हो गए, और तीसरा प्लेन अगर उनके पैरेलल नहीं है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे ही आ गए। और अगर इसका रेशो इसका रेशो इसका रेशो बराबर है बट इसका रेशो बराबर नहीं है, तो फिर वो पहले और दूसरे प्लेन डिस्टिंक्ट पैरेलल हो गए ऐसे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों में तो कॉमन आ ही नहीं सकता, तो फिर नो सॉल्यूशन आता। वो कौन सा केस हो गया, पैरेलल वाला केस। इसमें तो पैरेलल वाला केस नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो था हमारा मैट्रिक्स मेथड, ये ठीक है। अब हम आते हैं अपने डिटर्मिनेंट मेथड पे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैमर्स रूल। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1 a2 a3 x b1 b2 b3 y प्लस c1 c2 c3 z, ऐसे ही था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में हमने क्या बोला, डिफाइन, कुछ डिटर्मिनेंट डिफाइन किए। एक तो हो गया डेल्टा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, मतलब वहाँ जिसको ए बोले थे मैट्रिक्स को, वो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा के बराबर। डेल्टा को हमने बोल दिया ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमने और डिफाइन किया डेल्टा वन। डेल्टा वन कैसे डिफाइन किया कि जो x वाले कोफिशिएंट्स हैं इनको हटा के ये d1 d2 d3 रख दिया इस डिटर्मिनेंट में, और जो डिटर्मिनेंट आया उसको डेल्टा वन बोल दिया। फर्स्ट डेल्टा वन का मतलब क्या, सबसे पहले रख दिया, बाकी दोनों ऐसे ही b1 c1 b2 c2 b3 c3। ठीक है, डेल्टा टू इज इक्वल्स टू, इसको हटाया, इधर से ये रख दिया a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। ठीक है, एंड डेल्टा थ्री कितना आ गया, तीसरे वाले को हटा के रख दिया a1 a2 a3, इधर रख दिया d1 d2 d3। ठीक है, देखो अभी आई विल एक्सप्लेन कि हम क्या कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है वो अगर नहीं समझ आए कोई बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा कहाँ से आया। उसके बाद वी विल मेक, जैसे हमने वो फ्लो चार्ट बनाया था मैट्रिक्स मेथड का, वैसे ही क्रैमर्स रूल का भी बनाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, वो याद कर लिया, वो काम की चीज़ है। अगर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। पहला एक्सप्लेनेशन तो क्या है, जैसे इन दोनों की बात करते हैं, अगर हमने बोला कि a1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो ये हटा दो, ये हटा दो, b2 c3 माइनस b3 c2, ये a1 का कोफैक्टर होगा। इसमें d1 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, b2 c3 माइनस b3 c2, सेम है। ऐसी a2 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, b1 c3 b3 c1, यहाँ d2 का क्या होगा, वही होगा। तो a1 a2 a3 के जो कोफैक्टर्स डेल्टा में होगा, वही d1 d2 d3 का कोफैक्टर डेल्टा वन में होगा, सेम चीज़।
केवल इसी की बात करें, बाकी हम बात ही नहीं करें अभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, शाबाश। अब हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया को फैक्टर ऑफ A1, मतलब B2C3 B3C2, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया को फैक्टर ऑफ A2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया को फैक्टर ऑफ A3। को फैक्टर इज नथिंग बट ए नंबर, तो हम बेसिकली इन तीन इक्वेशंस को नंबरों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इन सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा CA1 टाइम्स CA1 प्लस A2 टाइम्स CA2 प्लस A3 टाइम्स CA3, x के साथ ही आ जाएगा, मतलब CA1 यहाँ से मल्टीप्लाई किया सारे टर्म्स में हो जाएगा, CA2 CA3 जोड़ दिया तो x कॉमन ले लिया, CA1 A1 CA2 A2 CA3 A3 ये कॉमन आ गया x के साथ। अब CA1 तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ क्या कॉमन आ जाएगा, CA1 B1, इस तरह की चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो प्लस y के साथ कॉमन क्या आया, B1 CA1 प्लस B2 CA2 प्लस B3 CA3, ये y के साथ कॉमन आ गया। प्लस z के साथ कॉमन क्या आ जाएगा, C1 CA1 प्लस C2 CA2 प्लस C3 CA3, ये z के साथ कॉमन आ गया। राइट हैंड साइड पे D1 CA1 प्लस D2 CA2 प्लस D3 CA3। देखो जो हमने शुरू से अभी तक पढ़ाया है मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में, अगर वो सब हमने ध्यान से सुना है तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू विल बी एबल टू फॉलो वट एवर आई एम सेइंग। ठीक है, हमने केवल इन तीन इक्वेशन को तीन नंबरों से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये क्या लिखा है, A1 A2 A3 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस डिटर्मिनेंट में अगर हम A1 A2 A3 को इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। इवैल्यूएट तो ऐसे ही करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा। डेल्टा इज ए नंबर, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, तो ये तो वो नंबर हो गया, इसका जो भी वैल्यू आएगा। और वहीं पे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि इसमें क्या हो रहा है कि इसी के अंदर कोफैक्टर तो हमने इसके ले लिए और एलिमेंट्स इसके ले लिए। तो हमने बोला था कि अगर एक रो के एलिमेंट्स लें, कोफैक्टर किसी दूसरी रो के लें, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर तो कॉलम 1 के ले लिए, एलिमेंट कॉलम 2 के ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से ये कितना आ जाएगा, 0। इसमें क्या हो गया, एलिमेंट इसके आगे, कोफैक्टर इसके आगे तो भी 0, सॉरी एलिमेंट्स ये आगे, कोफैक्टर इसके आगे तो भी 0। राइट हैंड साइड पे क्या है, CA1 CA2 CA3 D1 D2 D3। तो वो हमने शुरू में पूछा था कि D1 का कोफैक्टर वही आएगा जो A1 का आएगा। तो जो CA1 है दैट इज नथिंग बट CA1 जो है A1 का जो कोफैक्टर यहाँ पे है वही D1 का। तो CA1 CA2 CA3 आर नथिंग बट D1 D2 D3 के कोफैक्टर। उनको अगर हमने D1 D2 D3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। उसका मतलब क्या है कि दिस इज नथिंग बट डेल्टा 1। ये खत्म, ये खत्म। ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 में। ठीक है, अगर मान लिया समझने में दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड कर लिया। हमने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया है विच वी हैव ऑलरेडी टॉट कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये वाला फैक्ट यूज किया है। नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक है। तो अगर एक इक्वेशन ऐसे आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1, तो पक्की बात है सिमिलरली हमारे पास डेल्टा वाई बराबर डेल्टा 2 जैसी इक्वेशन भी आनी चाहिए एंड डेल्टा जेड बराबर डेल्टा 3 ऐसी इक्वेशन भी आनी चाहिए।
ये ठीक है, ऐसी 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस कैसे होगी, बहुत ईजी है। अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो कहानी ख़त्म, तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर डेल्टा ही 0 नहीं है तो उसको उधर ले जाओ, डेल्टा इज ए नंबर, उसको उधर ले जाओ, ये भी एक नंबर है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आएंगी, नंबर अपॉन नंबर तो एक ही आएगा ना, ये भी एक फिक्स नंबर आएगा। ऐसा थोड़ा है कि ये इसका वैल्यू कभी 5 आ जाए कभी 6 आ जाए, ये तो फिक्स नंबर होगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस बार क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब दिक्कत कब चालू होगी, अगर हो जाए डेल्टा 0 तो लेफ्ट हैंड साइड वैनिश हो गया, 0 0 0 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह की चीज़ जो हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में बोल चुके हैं, ये तो 0 0 0 हो गया। अगर इनमें से एक नॉन जीरो हो जाए कम से कम, मान लिया ये 0 नहीं हुआ, ये 5 हो गया, तो ये इक्वेशन तो ऐसे आ गया 0 बराबर 5। अब 0 बराबर 5 तो मैं देख रहा है मैथमेटिकली गलत है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, आंसर आएगा ही नहीं, देयर इज नो सोल्यूशन। तो अगर डेल्टा इज 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, ठीक है, फिर तो पक्की बात क्या हो गया कि इनकंसिस्टेंट हो गया। दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन। ऐसा होने से गड़बड़ क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड पे तो 0 आ जाएगा, राइट साइड पे 0 आएगा नहीं, तो मतलब अजीब सी चीज़ बन जाएगी, 0 बराबर 5 0 बराबर 2 ऐसा कुछ बन जाएगा, तो नो सोल्यूशन। ये ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। ठीक है, और जो हमने पहले बोला था कि अगर मान लिया डेल्टा 0 हो जाए एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों ही 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है ये मैट्रिक्स की तरह कि ये कंसिस्टेंट हो गया। फिर तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशंस कहाँ से मिली हैं, CA1 CA2 CA3 से। ये ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हो 5 बराबर 3 और CA1 0 हो जाए और उसको हम 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। अगेन ये हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो 0 बराबर 0 आने का मतलब ये थोड़ा है कि 5 बराबर 3 सही हो गया। ठीक है, तो अगर इनमें से चारों सारी 0 हो जाएं तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे पहले किया था मैट्रिक्स में। दिस इम्प्लाइज मतलब वही, या तो नो सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इस वाले केस में वी नीड टू चेक। ये हो गया हमारे क्रैमर्स रूल। ये ठीक है, ये तो हमने उसका प्रूफ दिया कि कौन से केस में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल में अगर मान लिया डेल्टा 0 नहीं है तो ख़त्म कहानी, देयर विल बी ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही आंसर आएगा। अच्छा, x का कुछ आंसर आया, y का कुछ आंसर आया, z का कुछ आंसर आया, इसको हम 3 आंसर नहीं बोलेंगे, एक ही आंसर है। x y z की वैल्यू तो ढूंढ रहे हैं तो उनकी वैल्यू तो आनी चाहिए ना। जब तीनों की कुछ कुछ वैल्यू आएगी वो एक आंसर कहलाया जाएगा। मतलब अगर मैंने बोला x बराबर 1 y बराबर 2 एंड z बराबर 3 तो ये एक आंसर बोला जाएगा, 3 आंसर नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन गिवन एज डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा
एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आगे चल के मान लीजिए ये कन्फ्यूजन हो जाए कि डेल्टा 1 ऊपर था या नीचे था, तो यही देख लो भाई, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो डेल्टा की वजह से दिक्कत होगी ना, डेल्टा फिर 0 नीचे होना चाहिए, तभी तो ये क्रिटिकल हुआ कि 0 नहीं है या है। अगर ये उल्टा लिखा हो तो फिर क्या दिक्कत है, ऊपर कुछ भी लिखा हो, ऊपर तो 0 चल ही जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर डेल्टा 0 हो जाए तो फिर इसके अंदर एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, वो जीरो नहीं है, तब तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। दिस इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट, दैट वुड मीन नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी जीरो हो जाए, ठीक है, तो नथिंग कैन बी सेड। फिर चेक करो, फिर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं और ये, ठीक है, नो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। इसको चेक करो। चेक करने का मतलब ये है कि मान लिया अगर ये हो जाए हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे जीरो आ जाएं, तो हम मतलब उसने कोई सेट ऑफ इक्वेशंस दिया कि सारे अननोन वैल्यूज़ में सेट ऑफ इक्वेशंस दिया, कोई भी पैरामीटर नहीं है, हमने चेक किया ये केस आ गया। ठीक है, तो हम आंसर ये नहीं देंगे कि या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या जीरो सोल्यूशन आएगा। अगर उसने हमें इक्वेशन बता दिया तो सब कुछ फिक्स है, तो एक ही चीज़ आएगी ना, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे या जीरो आएंगे, तो वो हमें निकाल के बताने पड़ेंगे जीरो है या इन्फिनिटी है। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम बोल दें कि या तो इनफाइनाइट आएगा या जीरो आएगा। अभी यही तो वो पूछ रहा है कितने सोल्यूशंस हैं। ठीक है, ये हो गया। इस फ्लो चार्ट को याद कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस पी वाई प्लस 6z बराबर 8। पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तीसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, 3 इक्वेशन है और इसके अंदर दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, और इसके अंदर दो पैरामीटर है पी एंड क्यू। ठीक है, क्रैमर्स रूल से करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन, चलो इधर से करते हैं सॉल्यूशन। तो उसमें डेल्टा बराबर 2p6 1 2 q 1 1 3। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। मान लिया इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, तो 1 1 3। इसको 0 बनाने के लिए सीधा घटा दिया इसमें से इसको, तो 0 2 में से 1 गया 1, q में से 1 गया q - 3। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फिर घटाया, तो 0 2 से मल्टीप्लाई किया घटाया p - 2, 2 से मल्टीप्लाई किया घटाया 0। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर ओपन किया, ठीक है, तो याद आएगा दिस इनटू दिस
p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 माइनस दिस इंटू दिस, वो वैसे 0 हो गया। ये तो हो गया हमारा डेल्टा। डेल्टा 1 211 की जगह राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है 854, ये रख लिया P62Q13। तो हमने क्या किया, देखो 4 इंटू 2 ये है, 3 इंटू 2 ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटा दिया, तो 8 में से ट्वाइस ऑफ दिस 0, P में से ट्वाइस ऑफ दिस, 6 में से ट्वाइस ऑफ दिस 0, 5 2 Q 4 1 3, इसके रिस्पेक्ट में ओपन किया तो P माइनस 2, दिस इज P माइनस 2 इंटू 4Q माइनस 15, यह आ गया हमारा डेल्टा 1। अब आता है डेल्टा 2 विच इज़ इक्वल्स टू, इसी के अंदर दूसरे कॉलम को हटाया 211 और उसकी जगह ये रख दिया 854 6Q3। ठीक है, तो 143, इसका डबल 286, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, विदाउट कुछ किए ही 0 हो गया ये तो। फिर आगे निकालते हैं डेल्टा 3 विच इज़ 211 ऐसे ही, P21 ऐसे ही, और लास्ट में 854, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो ये हो जाएगा 0, P माइनस 2 0, 1 2 5 1 1 4। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एवेल्यूएट किया तो दिस विल बी P माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 1, तो अल्टीमेटली ये वैल्यूज़ आई। डेल्टा हमारा आया P माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, फिर डेल्टा 1 आया हमारा P माइनस 2 इंटू 4Q माइनस 15, डेल्टा 2 आया 0 एंड डेल्टा 3 आया P माइनस 2। ठीक है, अब इनकी P और Q की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि कितने सॉल्यूशन है। तो देख लिया हमने केस 1, इफ P इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो डेल्टा 0 नहीं होगा। डेल्टा 0 नहीं होगा फिर तो कोई चिंता ही नहीं है ये। ठीक है, देन यूनिक सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। केस 1 तो ये हो गया। केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या है कि डेल्टा अगर 0 है तो डेल्टा के अंदर 2 फैक्टर है, P एक तो 2 हो जाए, एक Q 3 हो जाए। ठीक है, तो वो जब 0 होगा उसकी वजह से डेल्टा 0 होगा। बट अब तुम देख सकते हो कि अगर P माइनस 2 ज़्यादा जगह पे आ रहा है तो हमने P की तरफ से केस बना लिया, मतलब इफ़ P इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, देन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 0। सारे 0 हो गए। अगर देखो सारे 0 हो गए तो ये तो वही आंसर आ गया, वही वाला केस हो गया जो लास्ट केस था क्रैमर्स रूल का, या तो नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएगा। ठीक है, तो P बराबर 2 हमने इक्वेशन में रखा इसमें जाके, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 6z बराबर 8, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y प्लस qz बराबर 5, और हो जाएगा x प्लस y प्लस 3z बराबर 4। अब तुम ये देख सकते हो इसका जस्ट डबल ये है सब तरफ, इसका ही ट्वाइस, इसका ही ट्वाइस, इसका ही ट्वाइस, इसका ही ट्वाइस। उसका मतलब क्या कि प्लेन 3 या इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 या प्लेन 1। प्लेन से बात करें तो प्लेन P1 एंड P3 दोनों एक ही प्लेन है, तो अगर एक ही प्लेन है तो 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है ये। ठीक है, ये दोनों रह गए बस, ये तो यही लिखा हुआ है। अब इन दोनों में इसका रेशो 1, इसका रेशो 2, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते।
तो अगर एक प्लेन ऐसे है दूसरा इसके पैरेलल नहीं हो सकता, वो कैसे भी ऐसे जाए तुरंत कट करेगा इसको। तो अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो डेफिनेट बात है कि क्यों तुम कुछ भी ले लो ये तो हमेशा ही कट करेगा। और किस में कट करेगा? एक लाइन में कट करेगा। तो लाइन में कट करने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाइन के सारे पॉइंट हो गए। लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो अब हमारा क्या हो गया? दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये ठीक है। P1 इज इक्वलेंट ऑफ P3 या फिर E1 इज इक्वलेंट ऑफ E3। ठीक है, पहला तो हो गया कि अगर ये जीरो नहीं हुआ। दूसरा हो गया कि अगर P बराबर 2 हो गया, क्योंकि हमने बात ही नहीं की क्यों कुछ भी हो जाए, अगर P बराबर 2 है तो ये सारे जीरो हो गए। तो उसमें दो पॉसिबिलिटी थी, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। हमने चेक किया तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ गया। केस 3, इफ P इज नॉट इक्वल टू 2 एंड Q बराबर 3। अगर P 2 नहीं है बट Q 3 है, सो दिस विल इम्प्लाई डेल्टा तो जीरो हो गया, ठीक है, बट डेल्टा 3 जीरो नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि इनकंसिस्टेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज, पक्की बात है, इनकंसिस्टेंट, दैट विल इम्प्लाई नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 0। अच्छा, इस वाले केस में नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा क्रैमर्स रूल।